लेती हैं। मैं इसी वजह अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी मेरी सारी शहजादियाँ, सारी किचन क्वींस खैरियत से होंगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे पता है आप सब कहीं ना कहीं मेरे से नाराज़ होंगी, मतलब गुस्सा कर रही होंगी कि आपी का ब्लॉग नहीं आया है, और गुस्सा कर कर के अब तो खामोश भी हो गई हैं। खैर जी, जो मेरी बहनें समझती हैं उनको पता है कि मैं किस सिचुएशन में हूँ। अम्मी की तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी और मैं उधर अम्मी के घर पे थी, जिसकी वजह से व्लॉग जो है ना मैं अपलोड ही नहीं कर पा रही थी। ना तो व्लॉग की तरफ मेरा ध्यान था, और ज़ाहिर सी बात है जब व्लॉग बनेगा नहीं तो फिर आप तक पहुँचेगा क्या। तो बस यही सारे रीज़न थे। ना तो व्लॉग की तरफ ध्यान था, ना व्लॉग बन रहे थे, और जब बन ही नहीं रहे थे तो आप तक क्या ही आने थे। खैर जी, ये 13 अगस्त से मैंने अपना व्लॉग शुरू किया था। 14 अगस्त से एक दिन पहले शाम का टाइम है ये। मैं यहाँ पर अपना ये सूट कटिंग कर रही हूँ। 3-4 सूट मैंने लेकर आके रखे हुए हैं, लेकिन उनको सिलाई करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और मैं तो ये सोच रही थी कि अब ये गर्मियाँ गुजर ही जाएंगी, मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर ही मैं उनको सिलवा सकती हूँ या सी सकती हूँ। तो फिर ना बैठे बैठे मेरे एकदम दिमाग में आया, मैंने कहा क्यों ना मैं ये सूट सिलाई कर लेती हूँ, पहना जाएगा ज़रा नेक्स्ट डे। बच्चों ने तो 14 अगस्त के ही पहन लें, चलो हम ये पहन लेंगे। तो फिर मैंने ये निकाला और इसको अच्छे तरीके से मैं प्रेस कर रही थी। सूट की कटिंग करने से पहले उसको प्रेस करते जाओ साथ साथ, तो उतनी उसमें नीटनेस आती है। और मेरे लिए ये तरीका बड़ा मुझे ईज़ी लगता है कि मैं कमीज़ के ऊपर कमीज़ रख के इस तरह से कटिंग करती हूँ। मैं कटिंग करने के लिए ना कोई भी इंची टेप वगैरह इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा ईज़ी लगता है, तो मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। मुझे सूट की कटिंग करना ज़रा थोड़ा-सा मुश्किल काम लगता है, बड़े ध्यान से सोच-सोच के मैं कटिंग करती हूँ सूट की। एक दफ़ा कटिंग ज़रा अच्छे से हो जाए ना, फिर सिलाई करने में इतना कोई टाइम नहीं लगता है, क्योंकि अगर कटिंग में ज़रा थोड़ी-सी गड़बड़ी हो जाए ना, फिर सिलाई करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं बड़े ध्यान से सोच-सोच के करती हूँ। यहाँ पर मैंने मोढे की कटिंग कर ली है, ऊपर शोल्डर के लिए ना मैं इस तरह से तिरछा कट करती हूँ, इससे कमीज़ की शेप काफ़ी अच्छी हो जाती है। मैंने सोचा था कि मैं प्रॉपर कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपना जो मेरा तरीका है बहुत ही ईज़ी वे में कैसे मैं कटिंग और स्टिचिंग करती हूँ सूट की। आज मैंने हालाँकि शूट कर लिया था, लेकिन स्टिचिंग मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई। तो मैंने कहा कि चलो नेक्स्ट टाइम सही, अभी फ़िलहाल जो मैंने रिकॉर्ड किया है ना इसको वेस्ट नहीं करते हैं, आपके साथ शेयर कर देते हैं। बाजुओं की कटिंग इस तरह से मैं ना ज़रा कपड़े को थोड़ा-सा तिरछा रख के फ़ोल्ड कर लेती हूँ, और इस तरह से फिर इसको कटिंग करते हुए मोढे की कटिंग मैं कुछ इस तरह से करती हूँ। इससे मोढे की शेप काफ़ी अच्छी बन जाती है, उसमें चुनट नहीं आते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। मैंने बड़ा ही कंफर्टेबल सा ये खुला-खुला सा सूट सिया है। इसका मोढा मैंने ज़रा थोड़ा-सा बड़ा ही रखा था ताकि मैं ऐसे चुनट डाल सकूँ। खैर सूट की कटिंग वगैरह मैंने कर ली थी। फिर ये शाम का टाइम है, अब रात का खाना मुझे बनाना था। फटाफट से मैं आई किचन में, क्योंकि थोड़ा-सा मुझे लेट हो गया था, और मैंने फ्रिज में देखा, फ्रीज़र में सिर्फ़ इतना सा चिकन पड़ा हुआ था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने फटाफट से चिकन को निकाला, थोड़ा-सा डीफ्रोस्ट होने के लिए रख दिया था, और इसके अब मैं छोटे-छोटे से पीसेस कर लेती हूँ। दिमाग में आया कुछ अच्छा-सा खाने का भी दिल कर रहा था, तो मैंने कहा कि चलो अभी ये निकालते हैं और चिकन को ना बिल्कुल छोटा-छोटा सा ना क्यूब्स में कट कर लेते हैं। हम औरतों के लिए ना ये भी एक चैलेंज की तरह होता है कि हर एक चीज़ को बड़े तरीके से मैनेज करके चलना। एक तो काफ़ी लेट मैंने डिसाइड किया कि मैं सूट सिलाई कर लूँगी, तो कटिंग करने बैठी, उसके बाद ज़रा वही काम करते-करते लेट हो गया था। तो उसके बाद याद आया कि हाँ, चिकन भी ज़रा कम ही पड़ा हुआ है, तो फटाफट से वही निकाल के, तो मैंने कहा इसी के साथ हो जाएगा, एटलीस्ट 2 टाइम की तो हांडी बन जाएगी, 2 टाइम की ना भी हो तो 1 टाइम की आज की तो हो ही जाएगी। तो यहाँ पर चिकन को निकाल के मैंने अच्छे से पीसेस कर लिया है, और ये चॉपर के अंदर मैंने चॉप कर लिया है। ये चॉपर है तो मैनुअल, लेकिन काफ़ी अच्छे से काम करता है। इसके अंदर अभी मैंने प्याज़ ऐड कर दिए, 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ थे, तो पहले मैंने सारे काट के ऐड किए, लेकिन वो मुझे ज़्यादा लग रहे थे। अच्छा, पहले मैंने खाली चिकन को किया इसके अंदर चॉप, क्योंकि मैनुअल है तो ज़रा थोड़ा-सा अगर ज़्यादा चीज़ें ऐड कर दो ना, फिर इसको पुश करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए 1 बाय 1 करके ना मैं चीज़ें डालती रहती हूँ और साथ-साथ चॉप करती रहती हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पर धनिया ऐड कर दिया है, और ये कुछ बेसिक से स्पाइसेस हैं। साथ में मैंने तिक्का मसाला भी थोड़ा-सा ऐड किया है, इससे ना बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आता है। अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च मैंने अलग से उनको जो है ना सिलबट्टे में पीस लिया था, ताकि अच्छे तरीके से ना वो पिस जाएँ, इसलिए वो मैंने सेपरेट पीस लिया था। अच्छा, यहाँ पर कोफ्तों के अंदर मैंने जो है थोड़े से ब्रेड के स्लाइस डाल दिए हैं, सिर्फ 2 ही ब्रेड के स्लाइस ऐसे तोड़ के मैं डाल रही हूँ। इससे जो है ना कोफ्ते अच्छे ज़रा अपनी शेप मेंटेन रखेंगे, खुलेंगे नहीं। अच्छा, वैसे चिकन के कोफ्ते हैं, खुलेंगे ये तो फिर भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना 2 ब्रेड के स्लाइस डाल लिए थे। आप इसकी जगह अंडा भी ऐड कर सकते हैं, बेसन भी ऐड कर सकते हैं। मैं भी इसी तरह से कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़, जो चीज़ सामने पड़ी है ना नज़र आ रही कि हाँ अच्छे से अवेलेबल है, बस वही इस्तेमाल कर लो। तो ब्रेड पड़ी हुई थी थोड़ी, मैंने कहा वैसे भी ये 2 ही 3 स्लाइसेस हैं, तो वो मैंने ऐड कर लिए इसमें। अच्छे से इसमें मैंने चॉप कर लिया था। अदरक लहसुन जो मैंने सेपरेट पीस के रखा था वो 1 चम्मच भर के इसमें डाला है, और इसको मिक्स करके अच्छे से, तो इसके मैंने इतने से कोफ्ते बना लिए हैं।
शेप दे के मैंने रख लिया है। अब देखने को ये सिर्फ ना चिकन की 3 से 4 बोटियाँ थी। अब मैं वैसे इनको पकाने बैठती तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या करती, क्योंकि घर में कोई भी सब्ज़ी इस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी और सब्ज़ी बनाने का ना इतना कोई मूड भी नहीं था, दिल भी नहीं कर रहा था। तो बस फिर इसलिए मैंने फटाफट से ना यही डिसाइड किया। यहाँ पर एक साइड पे मैंने कोफ्ते रख दिए फ्राई होने के लिए, दूसरी साइड पे मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। अच्छा, ये जो ग्रेवी है ना, इस तरह से मैं चिकन की ग्रेवी भी बना लेती हूँ, कोफ्तों की भी। मतलब कि ना मैं चिकन की ग्रेवी 3-4 तरीक़ों से बनाती हूँ, जैसे ईज़ी लगे, जैसे मुझे कंफर्टेबल लगे। तो ये भी काफ़ी ईज़ी तरीका है। इस तरह से मैंने प्याज और टमाटर ऐसे रफली से काट के थोड़े से ऑयल के अंदर डाल के तो उनको नरम कर लिया था, ज़रा थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाया है 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद निकाल के तो उनको मैं ब्लेंडर में कर लूँगी सारे स्पाइसेस ऐड करके। यहाँ पर ऑयल के अंदर फिर मैंने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों की जो पेस्ट थी वो 1 चम्मच भर के डाली ग्रेवी के अंदर। और बाकी ये जो मैंने प्याज और टमाटर ज़रा सॉफ्ट कर लिए थे, इनके अंदर दही और सारे स्पाइसेस डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। और बस ये जो अदरक लहसुन ज़रा भुन गया तो फिर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। तो ये फटाफट से ना ग्रेवी बन जाती है और काफ़ी स्मूथ सी ग्रेवी बनती है, बिल्कुल भी प्याज टमाटर वगैरह आपको ऊपर तैरते नज़र नहीं आएंगे और काफ़ी मज़े की लगती है ये ग्रेवी। इसकी आप जो है ना चिकन की ग्रेवी भी बना सकते हो। खैर, यहाँ पर जो कोफ्ते फ्राई किए हुए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, मसाला अच्छे से भून के। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि मैंने चिकन कोफ्ते कोई भी ऐसा सालन ग्रेवी वाला बनाना हो ना, तो उसके लिए मैं पानी ग्रेवी के लिए ज़रा थोड़ा सा गर्म करके ऐड करती हूँ। इससे एक तो ज़रा पानी जल्दी पक भी जाता है और काफ़ी अच्छी ग्रेवी बन के तैयार होती है। अपने हिसाब से ना मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है और साथ में बॉईल किए हुए यहाँ पर अंडे ऐड कर दिए हैं। मेरे बच्चों को ना आलू इतने पसंद नहीं है कोफ्ते में, तो मैंने कहा कि चलो इसमें अंडे ऐड हो जाएंगे तो इस तरह से ना बड़ा ही बेहतरीन सा ये सालन बन जाएगा आज का। थोड़े से चिकन से भी ना बहुत ही मज़े का ये सालन बन के तैयार हो गया माशाल्लाह से। इसलिए कहते हैं हमेशा ज़्यादा चीज़ों की तलबगार ना रहा करें, जो आपके पास है ना उसी में कोशिश करें तो बहुत अच्छा सब कुछ बन जाएगा। तो ये अंडे कोफ्ते का सालन ग्रेवी मैं आपको दिखा रही थी कि देखें कितनी प्यारी सी इसकी ग्रेवी बन के तैयार हुई है, हल्की सी। तो बस वो रात का खाना छाना खाया, उसके बाद मैं बैठ गई थी अपना सूट सिलाई करने के लिए। सूट सिलाई की मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, बस मैंने फटाफट से बैठ के ना सिर्फ 1 से सवा घंटा लगा था और मैंने सूट अपना सिलाई कर लिया, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ तो करने वाला था ही नहीं, सिंपल सा सूट था। बस इस तरह से मैंने लेस अटैच कर ली थी वाइट कलर की और इसके साथ दुपट्टा भी, क्योंकि मैंने वाइट ही लेना था। तो बस ऐसे खुले पांचे रख के तो बस ये सिंपल सा सूट है, आराम से बैठ के मैंने सिलाई कर लिया है। यही बात होती है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी हुनर जानते हो ना, तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका इस्तेमाल करके ना बेहतरीन की तरफ जाते जाते हो। तो अगर दर्जन के पास जाओ, उनको देकर आओ, फिर लेकर आओ सूट, तो इस तरह के सिंपल सूट तो आप घर में सिलाई कर ही सकते हो। तो इसलिए ना हिम्मत ना हारा करें, जितना आपको आता है ना उतना ही कोशिश किया करें और इंशाल्लाह जो ना फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान परफेक्शन की तरफ चले ही जाता है। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी मुबारक आप सबको। 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। हम यहाँ पे रेडी हो गए हैं। अभी मैं सबका ना क्लोजअप भी दिखा देती हूँ वन बाय वन करके। फिलहाल मैंने कहा आज वीडियो इस तरह से शुरू करते हैं, ब्लॉग हमेशा वॉइस ओवर से शुरू होता है, तो आज मैंने कहा इस तरह से करते हैं। हाँ जी सलीम साहब, आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह सब बहुत अच्छी लग रही है और सबको 14 अगस्त मुबारक। बस कि मुल्क जो है सबके लिए तरक्की का बायस बने और जितने भी ये मसले मसाइल हो रहे हैं उनसे छुटकारा मिल जाए, क्योंकि मुल्क बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है हमारा। बस कुछ लोग जो है ना वो होते हैं गंदे। खैर जी, हाँ जी, बच्चे मेरे रेडी हैं जायान साहब। लिटरली मुझे खुद बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं इतने दिन के बाद 14 अगस्त का ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक ताज़ा ताज़ा जो चीज़ आप तक पहुँचती है ना वो ज़्यादा आपको अच्छा लगता है देखने में। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, प्लीज़ जैसा भी ऐसे कबूल करिएगा। पसीना देखो मैंने क्या रेडी होना है, अभी सिर्फ वो एक फेयर लवली क्रीम लगाई है और देखो पसीना कैसे आ रहा है। हाँ जी सलीम साहब। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन गर्मी है, पसीने तो आएंगे। हाँ जी, पसीने तो आएंगे। बस आपने ना सूट को कोई चीज़ नहीं लगानी, बस ये ध्यान। वाइट कलर है, कोई ना कोई निशान नहीं, वाइट कलर है। आप सब कहते हो ना कि आपकी भाई के सूट के जो कलर है ना आप काफ़ी डार्क डार्क लेती हैं। मैं इसी वजह से लेती हूँ, क्योंकि ये इतने सूट ख़राब कर चुके हैं ना, इतने। शादी जब हुई थी स्टार्ट में, पता मैंने कितने सूट बनवाए थे आपके। मैंने वाइट सूट पे निशान आए, लाइट कलर के, वाइट हो गया, ऑफ वाइट हो गया, इतने सूट। और मुझे जहाँ तक याद है ना कि 10-15 सूट इन्होंने ख़राब किए हैं, क्योंकि इनका काम ऐसा है, दुकान पे जाते हैं ना, मतलब ये जाके बस होके आ जाएं, कोई काम नहीं भी कर रहे हैं, तो वो ग्रीस वगैरह के दाग काले वो ऐसे लगते हैं ना, वो उतरते भी नहीं है, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जो मर्जी कर लो। तो मैंने कहा था कि अब ज़रा ना इसको कलर वलर ना, कोई भी चीज़ ना लगाना। बड़े दिल से, बड़े जोशो खरोश के साथ मैं ये ब्लॉग बना रही थी। हालांकि ना दिल में कहीं ना कहीं परेशानी थी अम्मी को लेकर, उनकी तबीयत को लेकर, लेकिन फिर भी मैं ख़ुद को बड़ा ही वो जैसे मजबूत जिसे कहते हैं ना वो रख के चल रही थी।
तो अम्मी के घर आए बगैर तो हमारा कोई भी दिन त्यौहार पूरा हो ही नहीं सकता है। तो इधर आ गए फिर हम। अरूज तो पहले से थी इधर। ईद मुबारक। भाई इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी में टेबल खेलना मुश्किल है। मैंने कहा था लेकिन तो इस तरह से तीनों बहनें हम इकट्ठी हुई हैं अम्मी के घर पे। अम्मी की तबीयत इस दिन थोड़ी बेहतर होने महसूस हो रही थी। हमें भी लग रहा था कि हाँ अम्मी बेहतर हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम अदा कर रहे थे। तो अम्मी को जो बीपी का इशू हो रहा था ना, वो भी उनका ज़रा थोड़ा सा स्टेबल कर गया था। तो इस तरह से सिद्रा ने खाना बनाया, बिरयानी वो इस तरह से बनाती है, अच्छी बनती है उसकी ना। तो खाना शाना बना, खाया पिया, फिर हम घर चले गए। मैं घर वापस आ गई थी रात को। मैं आके लाइव भी आई थी, आपसे बातें भी की मैंने आके। और अरूज उधर ही थी, सिद्रा भी उधर ही थी। तो फिर रात को मुझे फ़ोन आता है दोबारा से कि अम्मी की तबीयत फिर से सही नहीं है। दोबारा से उनका बीपी काफ़ी ऐसे ऊपर चला गया और बहुत शदीद वाली तबीयत ख़राब हो गई। फिर हम भागे उधर अम्मी के घर पे। अम्मी के घर पे आई हूँ तो वही कंडीशन अम्मी की। दोबारा से हॉस्पिटल लेकर गए हैं, चेकअप वगैरह करवाया उनका। तो उनके साथ ना इस तरह का मसला हो रहा था कि जैसे वो बैठी भी हैं ना, होश में भी हैं, तो मतलब वो होश में नहीं है, इस तरह से फ़ील हम कर रहे थे। ख़ैर दोबारा से वो हॉस्पिटलाइज़ रही हैं, फिर घर आई हैं। फिर ये संडे का दिन है अभी, तो उधर अम्मी के घर पे ही थी मैं 3-4 दिन। ये 3-4 दिन में, ये संडे के दिन मैंने ये थोड़ा-सा क्लिप लिए होंगे सजील ने। वो भी सजील आया ऊपर, तो मैंने कहा सजील ये ज़रा थोड़े से क्लिप्स ले लो। मतलब आप समझ सकते हो क्या ही मैंने ब्लॉग बनाना है उसमें, क्या ही बस मैं ये कह रही थी कि ये मैं लगा दूँगी, एक अपडेट मिल जाएगी कि इस तरह से है। तो यहाँ पर शेक अम्मी के लिए बन रहा है, मेहमान वगैरह आ रहे हैं, उनको भी देख रहे हैं, क्योंकि सब जिनको ज़ाहिर-सी बात है पता चलता है अपने, तो वो आते ही हैं पूछने के लिए। तो इस तरह से सारे जो है ना मामलात हैं जिनकी वजह से व्लॉग जो है ना वो नहीं आ पा रहे हैं। इंशाल्लाह अब जो है ना आ गई हूँ मैं घर, अम्मी की तबीयत अब मच बेटर है, 3-4 दिन मैं अपने घर वापस आई हूँ। तो अब जाके व्लॉग आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। बस ऐसे करके कुछ मामलात हैं ज़िंदगी के, क्या कर सकते हैं। माँ-बाप के साथ ही सब कुछ है, तो मैं तो उनको बिल्कुल भी साइड पे नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मुझे व्लॉग इस टाइम पे ज़रूरी नहीं लग रहे थे। मेरी अम्मी की कंडीशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लिए दुआ करना, उनके बारे में सोचना। ख़ैर ये खाला वगैरह आए हुए थे अम्मी का पता करने के लिए, तो खाला की बेटी ने ये स्कूटी ली है न्यू, तो वही वो दिखा रहे थे। तो देख के वो अच्छा लग रहा था, मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी। आपकी जब बहनें, बेटियाँ आगे बढ़ती हैं, मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगता है, एक सुकून-सा महसूस होता है। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है स्कूटी चलाना, मेरा भी इंशाल्लाह प्लान है कि मैं अनकरीब लूँगी। तो मैं चला के देख रही थी, ज़ाहिर-सी बात है अभी तो नहीं आती है चलानी, तो डर ही लग रहा था। तो बस इस तरह से जो है ना सारी रूटीन रही है, अम्मी के घर पे 3-4 दिन रहे हैं, कल ही मैं वापस आई हूँ। सो चलें फिर ये व्लॉग का एंड करती हूँ। बस ये खाला वगैरह जा रहे थे घर। अपना ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं बाद में एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।